हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके यूनिट सेकंड के पहले टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक पर चर्चा करेंगे। गलनांक जो है वो किसी ठोस पदार्थ का गलनांक जो है वो ये तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। और गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्थाएं जो हैं वो साम्यावस्था में होती हैं। और जब किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो जिस तापमान पर यह होता है उस तापमान को हम फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें वेरी कोल्ड परम शीतल होने की क्षमता होती है, इसलिए हिमांक को किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण नहीं माना जाता। जबकि इसके विपरीत जब कोई ठोस एक निश्चित तापमान पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ग्रहण करता है तो वो तापमान जो है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वथनांक की, अर्थात क्वथनांक जो है वो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो ये वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। इसके बाद हम अगले सब टॉपिक पर बात करते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो है ये वास्तव में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधि, चाहे हम नेचुरल की बात करें चाहे आर्टिफिशियल, दोनों विधि से क्रिस्टल बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलन के लिए हम सॉल्यूशन या मेल्ट जो होता है उसका प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम सीधे गैस से भी क्रिस्टल बना सकते हैं। क्रिस्टलन जो है वो एक रासायनिक ठोस द्रव विलगीकरण तकनीक है जिसमें विलेय द्रव विलयन से स्थानांतरित होकर शुद्ध ठोस पर चला जाता है। तो जब हम क्रिस्टलन का कार्य करते हैं तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइज़र जिस पदार्थ का करते हैं उसे हम क्रिस्टलाइज़र कहते हैं, अर्थात क्रिस्टलकारी। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिट। क्रिस्टलाइजेशन की दो प्रोसेस होती हैं, कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कूलिंग में देखते हैं कि कभी कभी हम ठंडा करके चीज़ों को जमा लेते हैं क्रिस्टल के रूप में। और एवापोरेशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम नमक को क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे हम बड़ी बड़ी खाने टाइप बना देते हैं और उसमें इवापोरेशन के माध्यम से नमक जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में रह जाता है। ये दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं कि कैसे हम कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और कैसे हम इवापोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब्लिमेशन की, अर्थात ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। जब हम इसके एग्जांपल का ही नाम हमारे सामने आता है जैसे कपूर और नौसादर, तो हमें समझ में आ जाता है कि सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या होती है। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन जो है वो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है, डायरेक्ट जो है लिक्विड फॉर्म में ना परिवर्तित होकर बल्कि वो सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कपूर का जो एग्जाम्पल है वो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह आयोडीन जो है, नौसादर जो है, ये सारे जो हैं इसके सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। सब्लिमेशन की प्रोसेस के जब हम अपोजिट बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं निक्षेपण। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की, डिस्टिलेशन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आसवन। आसवन जो है ये किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियताओं मतलब वोलेटिलिटीज़ के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। ये
पृथक्करण की भौतिक विधि है, ना कि रासायनिक परिवर्तन और या तो रासायनिक अभिक्रिया। कॉमर्शियल फेवर से अगर हम देखें तो आसवन के बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे हम कच्चे तेल के विभिन्न अवयव होते हैं, उनको हम पृथक करने के लिए आसवन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ नमक भी आसवन विधि से हम प्राप्त करते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। वास्तव में हम कह सकते हैं कि वाष्पवान मतलब ऐसा जल जो वाष्प के रूप में उड़ जाए और उड़ी हुई भाप को ठंडा करके जब हम उस पदार्थ की प्राप्ति करते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी आसवन कहलाती है। आसवन का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि किसी भी वाष्पवान अंश को अन्य अवाष्पवान अंशों से पृथक किया जा सके। इसी तरह पुराने समय में मदिरा का जो उत्पादन किया जाता था वो भी आसवन विधि के द्वारा किया जाता था। आसवन को अगर हम साधारण रूप से देखें तो आसवन जो है वो विलयन में से विलायक को भाप बनाकर उड़ाना और उसे फिर संघनित कर लेना, ये जो है हमारी आसवन की प्रक्रिया कहलाती है। आसवन में जो है दो प्रकार के आसवन होते हैं, साधारण आसवन और प्रभाजित आसवन। और आसवन से ही मिलती जुलती एक और विधि है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसमें भी हम वही करते हैं कि ठोस पदार्थ को गर्म करके हम उड़ाते हैं और उसी भाप को ठंडा करके ठोस शुद्ध पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकृति में अगर हम बात करें तो आसवन का सबसे मुख्य उदाहरण समुद्र के खारे पानी से पानी की भाप को उड़ाकर नमक की प्राप्ति बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके आसवन के प्रकार की, तो आसवन के जो प्रकार हैं वो कई हैं, 5 प्रकार हमारे सामने हैं। जिसमें पहला हम बात करें प्रभाजी आसवन, तो प्रभाजी आसवन द्वारा जो है विलयन में से उन द्रवों को पृथक किया जा सकता है जिनके क्वथनांक जो है पर्याप्त भिन्न हो और द्रवों का वाष्प प्रभाजी आसवन के संघनित्रों में इस प्रकार क्रमशः ठंडा किया जाए कि ग्राही में पहले वे द्रव ही गिरें जिन्हें हम ठंडा कर सकते हैं, अर्थात जो ज़्यादा वाष्पवान हो। और दूसरा है हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसे हम कहते हैं निर्वात आसवन। इसके लिए हम कंडेंसेशन संघनित्र जो है हमारा और उसके भीतर की वायु को पंप द्वारा निकाल देते हैं और विलयन के ऊपर वायु की दाब कम होने पर विलयकों का क्वथनांक भी कम हो जाता है और वे सापेक्षता जो है बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर आश्रित कर सकते हैं। तीसरा है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसे हम कहते हैं भंजक आसवन। ये जो है एक शुष्क आसवन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोयले का आसवन है कि पत्थर के कोयले में हम पानी का अंश तो कम होता है, पर जब भी वह अधिक गर्म किया जाता है तो उसके टूटने से कई पदार्थ बनते हैं जिन्हें भाप बनकर हम उड़ा देते हैं और ठंडा करके हम उसे ठोस या द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी का तेल जो है एग्जाम्पल वो भंजक आसवन अर्थात डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है।